In today's class, we will proceed with our chapter 2 assignment. Name of the chapter is relation and function. Name of the chapter is relation and function. सबसे पहले आप ये देखो कि फर्स्ट कंसेप्ट जो आता है, जो अभी तक आप देखो असाइनमेंट कर रहे हो, तो पहले मैं सारे कंसेप्ट का एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ आपको। पहला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या है? पहला कंसेप्ट जो है, अब आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइज 2.3 में दो क्वेश्चन नहीं करवाए थे आपको। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको मिसलिनियस में नहीं करवाए थे। तो ना करवाने का रीजन ये था कि कुछ कंसेप्ट थे जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से कवर नहीं थे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो आपको समझना वो आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एंड बेसिक्स ऑफ डोमेन और रेंज। तो देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर बाय, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 1। इसी तरह से ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 2। इसी तरह से ये जो पॉलिनोमियल है से आर एक्स, इसकी डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। बट अब हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन, तो फंक्शंस के बेसिस में पॉलिनोमियल को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है वो आप समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन को हम करते हैं, फंक्शन में क्या होता है? मैपिंग करते हैं हम ए टू बी। जैसे कि दो सेट है, तो यहाँ पर ए जो है इसको कैसे रीड करोगे? ए टू बी, राइट। जो फर्स्ट सेट होता है इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन, जो कि फंक्शन की इनपुट होती है। और जो सेकंड सेट होता है बी, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। इससे हमें क्या मिलता है? आउटपुट। बेसिकली मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ कि हायर क्लासेस में कोडोमेन की कोई रेलिवेंस नहीं होती है, या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई इसका रेलिवेंस नहीं होता है। आगे जाके आपके लिए कोडोमेन क्या हो जाता है? वो आपका रेंज ही बन जाता है। बेसिकली जो मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ वो आपका फंक्शन के केसेस में होता है क्या? वो रेंज ही होता है। क्या होता है आपका? वो रेंज ही होता है। ठीक है। और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमने डेफिनेशन में भी हमने क्या स्टडी किया था कि फंक्शन में क्या होता है? जो रेंज होता है वो या तो कोडोमेन के इक्वल होता है या कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो जो आपने कहा ए टू बी, ए टू बी, ए का मतलब हो गया डोमेन, टू रेंज। डोमेन का मतलब क्या हो गया? एक्स एलिमेंट क्या होता है? इनपुट होता है। और रेंज क्या होता है? वाई एलिमेंट। और वाई एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है? आउटपुट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब अगर मैंने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो एक्स इक्वल टू 1, तो एक्चुअली ये जो 1 है आपका, ये क्या है? ये इनपुट है। जैसे आपने इसकी जगह 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। F1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये जो 4 आया आपका, ये क्या है आपका? ये आउट। जो 4 आया आपका, ये क्या है आपका? आउटपुट। यहाँ तक समझ में आ रही सारी बातें? ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, वो सेट ए से रिलेटेड होगा, राइट। और जो आपकी y की वैल्यू आएगी, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? y। जो आपको पास y की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा? वो फंक्शन की वैल्यू। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको आप क्या कहोगे? डोमेन। और ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर में से वो यही आएंगे, फाइंड डोमेन एंड रेंज, या फंक्शन पर बेस्ड, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है। अब फंक्शन के बेसिस पर देखो, पहला जो आपका कंसेप्ट आता हुआ था कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन। मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शंस की मैं बात करूँ अगर, इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहता है, आप ये समझो। अगर फंक्शन की वैल्यू है कांस्टेंट है तो वह कांस्टेंट फंक्शन, नाम से समझ में आ रहा था। अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, लाइक एफ एक्स जो है आपका सी के इक्वल है। सी क्या हो गया? कांस्टेंट। जहां सी किसको बिलोंग कर रहा है? एक रियल नंबर को बिलोंग कर। सी तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक्स की जगह मैं कुछ भी पुट करूं, क्या आप एग्री करते हो? जैसे कि F1 अगर ये कांस्टेंट है, जैसे कि मानो यहाँ पर जो कांस्टेंट है 3 है, तो F1 भी 3 होगा। F2 भी करूंगा तो भी 3 आना है उसमें। F3 करूंगा 3, क्यों? क्योंकि भैया कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से देखो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो आप इनपुट डालोगे वही उस फंक्शन की वैल्यू।
जो आप इनपुट डालोगे वही उस फंक्शन की क्या होगी वैल्यू। जैसे कि आपने कहा F3, तो F3 में क्या हो जाएगा 3। आपने कहा FZ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी Z। आपने कहा FR, तो वैल्यू क्या हो जाएगी R। आपने कहा GX, तो वैल्यू क्या हो जाएगी X। तो जो आपका इनपुट होगा वही उस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अभी तक आपने दो कॉन्सेप्ट समझे। पहला क्या, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, और उसमें कांस्टेंट क्या होता है, एक रियल नंबर। दूसरा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो आपका इनपुट होगा, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वही ओवरऑल उस फंक्शन की वैल्यू भी होगी। जो आपका इनपुट होगा वही उस ओवरऑल उस फंक्शन की वैल्यू होगी। जो आपका इनपुट होगा वही ओवरऑल उस फंक्शन की वैल्यू होगी। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो सेट ए क्या होता है, डोमेन। सेट बी से क्या मिलता है आपको, रेंज। ये भी क्लियर हो गया। रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। कोडोमेन का क्या होता है, इक्वल। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। के बाद जैसे कि एक फंक्शन है आपका, इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आपकी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस। उसकी मैपिंग क्या है, ए टू। तो आप जो भी इनपुट डालोगे वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इसकी क्या होगी, रेंज। क्योंकि मैंने आपको कहा बेसिकली जो आपका कोडोमेन होता है वो रेंज ही होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रेंज और डोमेन और रेंज। एनसीईआरटी लेवल पे जो कोडोमेन वाला कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। और रेंज ऑफ फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, आर। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे देखो आपको एक फंक्शन की वैल्यू दी बना एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पर आपको एक आ जा रहा है जो सेट है आपको, वो क्या है, नेचुरल नंबर। वो क्या है, नेचुरल नंबर। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज बाय यूजिंग नेचुरल नंबर। तो देखो जब अब डोमेन और रेंज की हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डोमेन का मतलब फंक्शन के केस में क्या होता है कि क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करके जो आपका फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ रहा है 1/0, या जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। बिकॉज इन दोनों ही केसेस में जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। और ये आपको मैथमेटिकली पता भी है कि वन के नीचे अगर अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाती है। इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, ये आपका क्या हो जाता है, याद है आपको डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। आप कहते थे डी की वैल्यू जो है या तो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी। अगर लेस देन इक्वल होता तो आप क्या कहते थे, नो रियल रूट एक्सिस। तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें से कोई ऐसा केस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। ना डिनोमिनेटर वाला कोई केस ऐसा बन रहा है, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कोई भी नेचुरल नंबर पुट करूंगा वो यहाँ पर डिफाइन होगा फंक्शन। इसका मतलब जो डोमेन है उसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अगर आप डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हो तो इसमें वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन नहीं होगा, डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। इस एग्जांपल में देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x। 1/x। और यहाँ पर जो सेट है आपका वो क्या है, इंटीजर। यानी कि यहाँ पर जो आपको वैल्यूएशन करनी है वो किस पर करनी है, इंटीजर्स के बेसिस। तो अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं तो क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं। तो आप यही कहोगे ना भी सारे इंटीजर्स यहाँ पर डिफाइन होंगे एक्सेप्ट जीरो। इसको आपको लिखने का भी क्या होता है, आपको जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या होगी, वो हो सकता है -3 होगी, -2, -1, जीरो नहीं होगी, पर 1 हो सकती है, 2, 3। बाकी सारे के सारे इंटीजर्स यहाँ पर होंगे। एक तो लिखने का भाई ये हो, भाई इसके पीछे चले जाओ या इसके आगे चले जाओ और ये सारे नंबर, ये सारे डोमेन है। दूसरा लिखने का वे क्या होता है, आपका डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा एक्सेप्ट जीरो। तो आइडियल वे में क्या होता है, इस तरह से लिखा है कि भैया इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, तो समझ में आ गया। डोमेन तक की बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल लिया उसमें क्या कहा गया था कि सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरे वाले एग्जांपल में सेट क्या था आपका, इंटीजर। व्हाट अबाउट दोस केसेस जिसमें सेट गिवन ही नहीं है कि वो है क्या, तब हम सेट को क्या लें, नेचुरल नंबर लें, इंटीजर लें, क्या लें।
तो सबसे बड़ा सेट किसका होता है? रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट किसका होता है? रियल नंबर का। तो जब सेट गिवन नहीं होता कि उसको क्या लेना है, जब सेट गिवन नहीं होता उसको क्या लेना है, तो हम सेट को क्या लेते हैं कि वो एक रियल नंबर, वो क्या है? एक रियल नंबर। क्लियर होगी बात नहीं? ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेकिन सेट गिवन नहीं है, तो हम सेट को क्या मानेंगे? वो रियल नंबर है। अब क्यों रियल नंबर लेंगे? तो इट इज द बिगेस्ट सेट, इट इज द बिगेस्ट सेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर पुट करने पर क्या ये दो कंडीशंस बन रही है कि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा या रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा? अगर कोई भी रियल नंबर पुट करने पर ऐसी कोई यहाँ कंडीशन बनेगी तो उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी मैं पुट करूंगा एक्स की जगह, ना ये कंडीशन बनेगी ना ये कंडीशन। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन बनेगी तो बोथ केसेस वॉन्ट बी इंक्लूडेड व्हाइल फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज। डोमेन फाइंड करते हुए ये दो केसेस पर ध्यान देना है आपको, तो रेंज फाइंड करते हुए आपने दोनों केसेस पर ही ध्यान देना है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं असाइनमेंट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन पर लेके जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ फाइंड क्या करना है, डोमेन और रेंज, यही आपका क्वेश्चन बनता है। फिर एनसीईआरटी लेवल पर ये क्वेश्चन मिलेंगे कोड डोमेन, तो कोड डोमेन मैंने बता दिया पूरा सेट भी होता है, पर एक्चुअल में जो आपका कोडोमेन नहीं होता, बेसिकली दो ही वैल्यूज आपको मिलेंगे, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हर क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। तो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है? फाइंड क्या करना है आपको? जैसे कि मैंने कहा हर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना? डोमेन और रेंज। क्लियर हो गया? अब जो आपका इनपुट है वही इसकी वैल्यू नहीं है, पहले क्या आप एग्री करते हो ये आइडेंटिटी फंक्शन है? जो आपका इनपुट है वही आपकी वैल्यू है, तो आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो क्या यहाँ पे सेट बताया है? नहीं बताएंगे। अगर सेट के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं सेट क्या मानूंगा? रियल नंबर। क्या आप एग्री करते हो कोई भी मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 1/0 का केस भी नहीं बनेगा और रूट के अंदर नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा, तो डोमेन तो मेरा क्या होगा? रियल नंबर। एक्स की कोई भी, तो रेंज भी मेरा क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और रेंज सीधी निकल जाए। भैया एक्स की वैल्यू जो पुट कर रहे हो वो डोमेन हो गया, और पुट करने के बाद जो वाई की वैल्यू आ रही है वो आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। तो यहाँ पर रेंज भी तो यही आएगा बिकॉज इनपुट और आपकी फंक्शन की वैल्यू सेम ही तो है। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी फंक्शन के केस में अगर हम बात करें तो डोमेन भी क्या होगा? रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगा आपका? रियल नंबर। ये क्लियर हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन का दूसरा फंक्शन कौन सा हमने समझा था? कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप मानते हो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ भी जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, चाहे मैं 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, पर अच्छा ये मान लो कि आएगा तो 10 ही। तो डोमेन तो आपका रियल नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे एक्स, किसी में नॉट डिफाइन नहीं होगा। लेकिन रेंज में तो एक ही वैल्यू है, तो कहने से ना रेंज जो होगी वो आपका 10 होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि जो डोमेन होता है वो तो एक रियल नंबर होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन के केस में जो रेंज होती है वो फंक्शन की, वो किसके इक्वल होती है? वो कांस्टेंट सी के ही इक्वल होती है। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट। ये आपका क्वेश्चन है जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में गिवन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको? एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है? -, जिसमें एक्स जो किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये ध्यान रखना। एक्स जो है 0 से बड़ा है, रियल नंबर भी कौन सा है? जो 0 से बड़े हैं। जो रियल नंबर 0 से बड़े होते हैं एक्चुअली को कहा जाता है नॉन जीरो रियल। क्या कहा जाता है? नॉन जीरो रियल नंबर, और इस तरह से उनको लिखा जाता है आर पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा वो एग्जिस्ट करेगी? किसी भी केस में ना 1/0 वाला केस बनेगा, ना रूट के अंदर नेगेटिव वाला केस बनेगा। जब फाइंड क्या करना? डोमेन और रेंज। जहां तक डोमेन की मैं बात करता हूँ तो नॉन जीरो रियल नंबर, इसको आप और कैसे ले सकते हो? 0 से लेके इंफिनिटी तक। 0 पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इसके बीच में, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव साइड में जाओगे, 0 से बड़ा पॉजिटिव साइड में कहां तक जाओगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसके बीच में, इसका मतलब क्या हो गया? ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो क्या आप एग्री करते हो एक्स की यहाँ पर 0 इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा इसके बीच में वही होगी डोमेन में? कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं इसमें नॉट डिफाइन नहीं आएगा। अब ये केस आता है कि ऐसे केसेस में रेंज कैसे निकाले, ऐसे केसेस में रेंज कैसे निकाले? तो देखो
क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर ये जो केस है आपका, ये y2x है, ये f(x) का मतलब y होता है और ये आपका x। तो जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो केस क्या होता है, y, केस क्या होता है y2। तो जब आपको रेंज फाइंड करनी होती है तो आपको इसी केस को क्या बनाना होगा, x टू y। मेरी बात पहले सुन लेना ध्यान से। जब आप डोमेन फाइंड करते हो तो वो तो क्या होता है, y2x, y2x होता है। और x पे क्या देखते हो, क्या किसी वैल्यू पे 1/0 का केस तो नहीं बन रहा है, या किसी वैल्यू पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही, तो समझ में आ गई। सेम यही केस आपको देखना होता है। जब आप पहले पर आपको इसको क्या करना होगा, x y2x को क्या बनाना होगा, x टू y। अब वही सेम चीज किसके लिए देखोगे आप, y के लिए। क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करके 1/0 वाला केस बन रहा है, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करके रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो वो जो y वाली वैल्यू होगी, जैसे x की वैल्यू आपने ये फाइंड किया वैसे ही y की वैल्यू फाइंड की जाती है, पर वो y की जो वैल्यू होगी वो आपकी रेंज। समझ में आ रही है बात, वो y की वैल्यू क्या होगी, आपकी रेंज। तो डोमेन तो आ गया। अब आपने क्या लिखा, ये जो आपका f(x) है इसको आपने y ले लिया और आपने लिखा लेट y इक्वल टू f(x). तो y की वैल्यू मानते 2 - 3x होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 2 - 3x। अब देखो, अब मुझे इसको क्या बनाना है, x टू y। क्या बनाना है, x टू y। मैं -3x को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x। प्लस y को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1। ये एग्री करते हैं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन में क्या की बना है आपको, अब x टू y बनाना है। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आप एग्री करते हो, x की वैल्यू 2 - y/3 हो जाएगी। क्या आप एग्री करते हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - y/3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कि x जो है वो 0 से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको, कि जो x है आपका वो 0 से बड़ा है। तो x की वैल्यू क्या है, 2 - y/3। x की वैल्यू क्या है, 2 - y/3। तो आप एग्री करते हो कि अगर x 0 से बड़ा है तो जो भी x की वैल्यू है, जो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 - y/3, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, t को यहाँ ले जाओगे तो 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली 2 - y जो वो किससे बड़ा है आपका, 0 से बड़ा है। क्या आप एग्री करते हो, -y जो है -2 से बड़ा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि -2 -3 से बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा नंबर बड़ा होता है ना। लेकिन माइनस हटा दो तो क्या आप एग्री करते हो ये चीज सही है। तो जैसे नेगेटिव साइन हटेगा ये साइन अपोजिट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप कह रहे हो कि -y जो है वो 2 से -2 से बड़ा है, तो जैसे ये साइन एलिमिनेट होगा तो आप एग्री करते हो फिर 2y से बड़ा हो जाएगा। बस y का जो केस आपको दिखाई दे रहा है यही आपकी रेंज। तो क्या है, 2 से पीछे। अब देखो ये आपका 2, राइट। 2 से पीछे जो है y, ये सारी वैल्यू y की। अब पीछे करते हुए कहां तक जाओगे, -∞ तक ही तो जाओगे। क्या 2 के इक्वल है, नहीं है ना। तो 2 से लेके पीछे की तरफ, तो राइट साइड में तो लिखोगे 2, और बैक साइड में आओगे तो कहां तक आओगे, -∞ तक। तो ये रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो क्या समझ में आया, पहले तो रेंज डोमेन तो सिंपल है, जो गिवन है वहीं से निकल जाएगा। कि रेंज के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले x टू y, वहां से आपको रेंज मिलेगी। इतनी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x। सेट गिवन है तो मैं इसको क्या लूंगा, रियल नंबर। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, क्या ये वाला केस बन रहा है, नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा ना। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा मेरा, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। यहाँ पर देखो आपके पास, जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यहाँ पर जो थी वैल्यू वो f(x) की वैल्यू क्या थी, 2 - 3x। क्या थी, 2 - 3। बट अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर डायरेक्टली आपको f(x) इक्वल टू x की टर्म्स में वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पता भैया x की जगह मैं -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। -2 रखूंगा, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखूंगा वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मुझे समझ में आ रहा है। नेगेटिव नंबर भी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से तो डायरेक्टली मैं रेंज निकाल सकता हूँ कि रेंज क्या होगा, 0 से लेके इनफिनिटी तक, क्योंकि ये 0 हो सकता है। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू फंक्शन की 0 आ सकती है ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू। यहाँ से आपने डायरेक्टली क्यों निकालते, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू की। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी,
प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आप एक्स की वैल्यू पुट करके बता सकते थे कि रेंज क्या होगी? नहीं बता सकता था ना मैं। एक्स की वैल्यू पुट करने में क्या क्या वैल्यूज आएंगी आप नहीं बता सकते। जब ऐसा केस आएगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्स2। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट करके रेंज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं। समझ में आ रहा है? तो रेंज आपकी क्या होगी? 0 to infinity। रेंज आपकी क्या होगी? 0 to infinity। और डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह से। ये आपको एफ एक्स की क्या गिवन है? एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स की। डोमेन में तो सोचना ही नहीं, किसी भी केस में ना 1/0 का केस बनेगा ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। तो डोमेन तो आपका क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। अब आप रेंज की बात करो। देखो अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ, -1 का क्यूब करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा ना। -2 का क्यूब करूंगा तो -8 आएगा। बेसिकली इसमें क्या है? नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें तो सारे रियल नंबर आएंगे। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 0 से बड़ा ही आएगा। समझ में आ रहा है? इसमें रेंज भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। और डोमेन भी क्या होगा? ऑल रियल। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। तो आज क्लास में जो आपने समझा, पहले क्या समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या समझा? तो डोमेन और रेंज बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही चीज होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज आपने क्या समझी? कि अगर आप डायरेक्टली जो है फंक्शन की वैल्यू, जैसे कुछ ऐसे कि ना 2x-3 2x-7 डायरेक्टली देख के अगर हम वैल्यू को नहीं जज कर सकते हैं तो रेंज कैसे निकालोगे? आप उसको बनाओगे, जैसे y2x को गिवन होता है, पहले उसको x2y बनाओगे फिर आप रेंज फाइंड। फिर आपने ये समझा कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें क्या होता है? एफ इनपुट आप कुछ भी डालोगे वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। फिर आपने एक फंक्शन और स्टडी का, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट होगा वही उस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू होगी। जैसे अगर एफ ऑफ आर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? आर। जी ऑफ वाई है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? वाई। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है।